नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। इंडियन ज्योग्राफी का आज हम पार्ट पढ़ेंगे भू आकृति। ज्योग्राफी क्या पढ़ेंगे? भू आकृति। अब भू आकृति में हम देखते हैं कि इसके जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो आगे निम्नवत हैं। इसमें आता है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास एवं उसकी विशेषताएँ। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास एवं उसकी विशेषताएँ। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को मुख्यतः 6 महायुगों में बांटा गया है। इसमें देखो है योजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पोलियोजोइक, मीसीजोइक और सिनोजोइक। ये आपके 6 क्या हो जाते हैं? महायुग हैं। पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है? तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से हुई है। ये परतें विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनी हुई हैं और इनका विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में हुआ है। अब देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी प्रमुख तत्व जिस पे हम सब रहते हैं क्या क्या पाया जाता है, कितनी उसकी मात्रा है। तो ऑक्सीजन है 46.60, सिलिकॉन है 27.72, एल्युमिनियम है 8.13, लौह है 5.00, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09 एंड अन्य कितना है 1.41। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी गैसी एवं तरल अवस्था में थी, जो बाद में ठंडी होकर ठोस बनी। क्या हुई? ठोस बनी। पृथ्वी के ऊपरी भाग परतदार शैलों में बना है। किसमें बना है? परतदार शैलों में बना हुआ है। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूपटल, मेंटल, क्रोड जो केंद्रीय भाग होता है। अब भूपटल जो क्रस्ट है क्या है? यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है जिसकी औसत मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत है जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। भूपर्पटी परत सिलिकेट किससे बने? रवेदार शैलों से बने हैं जिसमें फेल्सफर तथा अभ्रक खनिज बहुत। इस परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। इसे सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सिलिका और एल्युमिनियम इसे क्या बोलते हैं? सियाल, SI और AL। मेंटल, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है जो सिलिकेट मैग्नीशियम शैलों से बना है। इसका विस्तार 34 किलोमीटर, कितना है? 34 किलोमीटर और मोटाई है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है। अब भूपटल एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को मोह असंबद्धता कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 1 किलोमीटर है। मेंटल का ऊपरी भाग प्लास्टिक अवस्था में होता है। मेंटल का ऊपरी भाग किसमें होता है? प्लास्टिक अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोड। क्या देखते हैं? क्रोड। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। क्रोड क्या होता है? पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। इसे वेरिस्फीयर क्या बोला जाता है? वेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक। कोर का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड और घनत्व 13 है। घनत्व कितना है? 13 है। पृथ्वी के अंतरतम मतलब पृथ्वी के धात्विक क्रोड का घनत्व उन धातुओं की वजह से है जिन पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। ये धातुएं हैं निकेल और लोहे का मिश्रण। इसको चुंबकीय शक्ति प्रदान करती है। अभी ध्यान देना है, पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व उन धातुओं की वजह से है जिन पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। ये धातुएं निकेल और लोहे का मिश्रण जो इसको चुंबकीय शक्ति प्रदान करती हैं। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप से तापमान प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। जब अंदर जाते हैं 32 मीटर के बाद तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लेकिन 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि 8 किलोमीटर की अधिक गहराई के पास से इसके तापमान का पता नहीं लगाया जा रहा। अब तक लगा सके हैं, अब तक नहीं लगा पाए हैं। अब दूसरा देखिए होता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत।
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो सर्वप्रथम 1962 में हैरी हैस ने, तो यहाँ से क्वेश्चन यही अराइव होगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने बताया था। तो हैरी हैस ने बताया था 1962 में। ये फैक्ट याद रख लेना है जो हमें पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी इसके बाद इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो सर्वप्रथम 1962 में हैरी हैस ने महाद्वीपीय भागों से संबंधित इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित हैं जो हमेशा संचरणशील हैं। जो हमेशा क्या हैं? संचरणशील हैं। स्थेनोस्फीयर मेंटल का एक भाग है और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अपेक्षाकृत हल्की प्लेट अधोगमित होकर के स्थेनोस्फीयर तक चली जाती है, जहां उसे द्रवित हो जाने के कारण ही ज्वालामुखी तथा भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। मतलब स्थेनोस्फीयर मेंटल का एक भाग है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अपेक्षाकृत जो हल्की प्लेट है वो अधोगर्भित होकर स्थेनोस्फीयर तक चली जाती है और जहां उसे द्रवित हो जाने के कारण फलस्वरूप ज्वालामुखी तथा भूकंप जैसी घटनाएं आ जाती हैं। प्लेटें जाती रहती हैं, उसमें जब टकराती हैं जो हल्की होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है? ज्वालामुखी आ जाता है और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। भारतीय प्लेट का संचलन। अब भारतीय प्लेट का संचलन किस प्रकार से देख लेते हैं। तो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भाग सम्मिलित है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भाग सम्मिलित है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया के विभक्त होने पर इसने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ कर दिया था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया के विभक्त होने पर इसने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह एशिया से टकराया। कब? 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह एशिया से टकराया, जिसके कारण हिमालय का उत्थान हुआ। हिमालय का उत्थान किससे होता है? 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह घटना 6 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई। कितने हुई? 6 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई। तो फैक्ट हमें याद रखना है कि भारतीय प्लेट संचलन में भारतीय प्लेट महाद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भाग सम्मिलित है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया के विभक्त होने पर इसने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ कर दिया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह एशिया से टकराया और जिसके कारण हिमालय का उत्थान हुआ। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के लावा प्रवाह के से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी था भूकंप। ज्वालामुखी था भूकंप। दोस्तों देखिए, टॉपिक बड़ा है लेकिन इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आप देखते हैं हम ज्वालामुखी था भूकंप। ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर या छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी का भाग पिघलकर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकलता है। पृथ्वी का भाग पिघल करके ठोस, द्रव और गैस तीनों भाग में बाहर निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार सामान्यतः 2 रूप में होता है, केंद्रीय नली छिद्र द्वारा या लंबी दरार के द्वारा। 2 माध्यम से क्या होता है ज्वालामुखी का उद्गम होता है। एक तो केंद्रीय नली या छिद्र के द्वारा और दूसरा लंबी दरार के द्वारा। अब इसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय नली या छिद्र के द्वारा हुए ज्वालामुखी उद्गार को केंद्रीय उद्गार कहा जाता है। केंद्रीय नली या छिद्र द्वारा ज्वालामुखी उद्गार क्या कहा जाता है? केंद्रीय उद्गार कहा जाता है। किसी लंबी दरार के सहारे हुए उद्गार को दरारी उद्गार कहा जाता है। किसी लंबी दरार के सहारे हुए उद्गार को दरारी उद्गार कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों को 3 श्रेणियों में ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों को 3 श्रेणियों जैसे गैस, तरल एवं ठोस में रखा जाता है।
तरल पदार्थों में लावा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तरल पदार्थों में लावा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो बाहर निकलकर फैल जाता है, इसका रंग लाल होता है। तरल पदार्थों में लावा मतलब मैग्मा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो बाहर निकल करके फैल जाता है और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब आता है केंद्रीय उद्गार से निकले पदार्थ मुंह या छिद्र के आसपास जमा होकर गोलाकार पहाड़ी या शंकु का निर्माण किया करते हैं। केंद्रीय उद्गार से निकले पदार्थ मुंह या छिद्र के आसपास जमा होकर गोलाकार पहाड़ी या शंकु का निर्माण किया करते हैं। यही ज्वालामुखी, इसी को ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। अच्छा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मुख्य ज्वालामुखी, तो देखो स्ट्राम्बोली या इटली में है, याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्राम्बोली कहाँ है, तो इटली में है। एटना इटली में है। कोह सुल्तान ये ईरान में है। अल्तुर्क जॉर्जिया में। माउंट रजल कनाडा में। कोटापैक्सी इक्वाडोर। चिम्बोरेजी इक्वाडोर। फ्यूजियामा जापान। क्राकटोआ इंडोनेशिया। क्राकटोआ इंडोनेशिया। और सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर। किलिमंजारो तंजानिया। इसमें दोस्तों एटना जो इटली में है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप इसको याद रखना, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना। अब इसमें देखते हैं कि गेजर क्या है। यह गर्म जल का ऐसा स्रोत है जहाँ समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। यह गर्म जल का ऐसा स्रोत है जहाँ समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। क्या होता है? गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। जैसे यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क में और ओल्ड फैथफुल तथा एलेक्सेलियर गेजर, एक्लेसियर गेजर, आइसलैंड का ग्रांड गेजर आदि। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ये तो गेजर के बारे में हो गया। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक हो गया सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्कानो या जागृत ज्वालामुखी, जो कि मतलब चल रहा है। तो इसमें सदैव वाष्प, गैस, राख, धुआं, विखंडित पदार्थ एवं लावा निष्कासित होता है। सक्रिय ज्वालामुखी को उदाहरण है इटली का एटना एवं विश्वसीय दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी तथा हवाई द्वीप का मौना लोआ इत्यादि हैं। तो याद रखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण में इटली का एटना, विश्वसीय दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी और हवाई द्वीप का मौना लोआ इत्यादि। भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं मिलता है। दक्षिण अमेरिका में अवस्थित कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में अवस्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? कोटोपैक्सी। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक्टिव था, अब आ जाएगा डोरमेंट ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के पश्चात कुछ अवधि तक शांत रहते हैं। और अचानक सक्रिय हो जाते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब इसमें विसुवियस ज्वालामुखी 700 वर्षों तक शांत रहने के बाद सक्रिय हुआ। पोम्बोई व हरकुलेनियम नगरों में भारी विनाश हुआ। तो विसुवियस ज्वालामुखी 700 वर्षों तक शांत रहने के बाद सक्रिय हुआ। तब पोम्बोई और हरकुलेनियम नगरों में भारी विनाश हुआ था। जापान का फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा
प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कभी भी विस्फोट कर सकता है, जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। कोलंबिया में नेवादो डेल रुइज, कोलंबिया में नेवादो डेल रुइज के 400 वर्षों तक शांत रहने के बाद 1985 ईस्वी में सक्रिय होने पर समस्त ओल्मेरो नगर नष्ट हो गया। समस्त ओल्मेरो नगर क्या हो गया? नष्ट हो गया था। तो यहाँ से जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी में जो 700 वर्षों बाद सक्रिय हुआ है पोम्बेई हरकुलेनियम, पोम्बेई हरकुलेनियम। यहाँ से बोला जा सकता है कि पोम्बेई हरकुलेनियम किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद जापान का फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोलंबिया में नेवादो डेल रुइज, यह भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद आता है दोस्तों अब मृत ज्वालामुखी। कौन सा? डेड वोल्केनो, डेड वोल्केनो मतलब मृत ज्वालामुखी। अब ऐसे ज्वालामुखी जिसमें अतीत में न कोई उद्गार हुआ हो और न ही भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना है, ऐसे को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। मृत ज्वालामुखी के उदाहरण में अफ्रीका का किलिमंजारो, अफ्रीका क्या है? किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद। तो ये हमें तीनों याद रखना है। मृत ज्वालामुखी में अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा और ईरान का कोह सुल्तान। तो एक इसमें आते हैं मृत ज्वालामुखी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांकगुआ 6930 मीटर एंडीज पर्वत पे है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांकगुआ 6930 मीटर ऊंचाई एंडीज पर्वत पे है। किस पे है ये? एंडीज पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है कि एकांकगुआ जो है, जो मृत ज्वालामुखी है, किस पे स्थित है? एंडीज पर्वत पे स्थित है। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपों, चांपों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों ज्वालामुखी। अब हम देखते हैं भूकंप। क्या देखते हैं? भूकंप, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। तो विज्ञान की वह शाखा जो भूकंपों का अध्ययन करती है सिस्मोलॉजी कहलाती है। इस सभी को याद होगा और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब तक कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी, भूकंप की तरंगों को अंकित वाले के भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। किसी मानचित्र पर भूकंपी लहरों द्वारा उत्पन्न समान आघात क्षेत्र को मिलाने वाली खींची गई रेखाओं को समभूकंप रेखाएं कहते हैं। भूकंप के दौरान भूकंप मूल से विमुक्त होने वाली ऊर्जा को इलास्टिसिटी एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। अब आता है भूकंपी लहरें, सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय लहरें। भूकंपी लहरें मुख्यतः 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें होती हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें कहते हैं। भूकंपी तरंगें लहरें में मुख्यतः 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें होती हैं, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें कहते हैं। अब प्राथमिक तरंगें प्राइमरी वेव में क्या है? यह सबसे तीव्र गति से चलता है। प्रति सेकंड 8 किलोमीटर है इसका। प्रति सेकंड कितना है? 8 किलोमीटर है। ये तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं, पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। धरातल पर सर्वप्रथम वही तरंगें पहुंचती हैं। इन तरंगों को पी से सूचित किया जाता है और इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। तो ये प्राथमिक तरंगें, जो भूकंपी लहरें में जो प्राथमिक तरंगें होती हैं, जो प्राइमरी वेव होती है, यह सबसे तीव्र गति से चलती है। ये ध्यान रखना है, सबसे तीव्र गति से चलती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से। अब ये तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं।
पृथ्वी प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। धरातल पर सर्वप्रथम यही तरंगें पहुंचती हैं और इन तरंगों को पी से सूचित किया जाता है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। अब आता है सेकेंडरी वेव्स। क्या आता है? सेकेंडरी वेव मतलब द्वितीयक तरंगे। क्या है? द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव। इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो प्राथमिक तरंग की अपेक्षा आधा है। और द्वितीयक कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इन तरंगों को अनुप्रस्थ एवं विध्वंसक तरंगे भी कहा जाता है। द्वितीयक तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती, जिसके कारण ये तरंगे सागरी भागों में लुप्त हो जाती हैं और यह तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजरती हैं। इस तरंग को यस से सूचित किया जाता है। उसको पी से, प्राइमरी तरंग को पी से और सेकेंडरी तरंग किसे किया जाता है? यस से। अब आता है सरफेस वेव मतलब धरातली तरंगे। इनकी गति अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम होती है। यह तरंग जल से होकर गुजरती है, जिसके कारण एक सर्वाधिक विनाशकारी होती है। धरातली तरंगों खोज का श्रेय डी.एच. लव को दिया जाता है। इस तरंग को यल से सूचित किया जाता है। तो पी एस यल, तो पी हो गया प्राइमरी, यस हो गया आपकी सेकेंडरी, और धरातली तरंगों को यल से लैंड मतलब वेव कह सकते हैं, इसको यल से सूचित किया जाता है। और धरातली तरंगों खोज का श्रेय डी.एच. लव को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डी.एच. लव को दिया जाता है। अब देखिए हम देखते हैं भूकंप क्षेत्रों का वितरण। तो अब इसमें आता है परिप्रशांत पट्टी ज्वालामुखी एवं भूकंप का सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है। कौन? परिप्रशांत पट्टी। प्रशांत के चारों ओर जो एरिया है वह ज्वाला भूकंप के लिए सबसे अधिक सक्रिय है, जिसने अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रशांत महासागर को। गहन भूकंप कंपनीयता की दूसरी पट्टी भूमध्य सागर से इंडोनेशिया तक फैली है। पहली प्रशांत में है और दूसरी भूमध्य सागर से लेकर के इंडोनेशिया तक फैली है। अब भूकंप की तीव्रता की माप, इसके लिए मुख्यतः दो मापों का उपयोग किया जाता है। एक है मार्केली स्केल और दूसरा है रिक्टर स्केल। मार्केली स्केल और क्या है? रिक्टर स्केल। मार्केली स्केल में यह एक गुणात्मक मापक है, परिमाणात्मक नहीं। यह गुणात्मक मापक है, परिमाणात्मक नहीं। याद रखना है, गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है। इस माप पद्धति में भूकंप की तीव्रता को 1 से 12 मापक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। 1 से 12 मापक श्रेणी में क्या होता है? विभाजित किया जाता है। अब आता है रिक्टर स्केल। यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 to 9 तक होती है और जिससे प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता को 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। भूकंप की तीव्रता का सर्वाधिक मापन रिक्टर स्केल पर की जाती है। भूकंप की तीव्रता का सर्वाधिक मापन कहाँ किया जाता है? रिक्टर स्केल पर किया जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये आज हमारे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने देखा, और यह अगर 1 से 2 बार आप सब सुन लेते हैं तो आप सबके काफ़ी पॉइंट्स में याद हो जाएंगे। और इसके जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको दोस्तों अवश्य याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और एजुकेशन 790 चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। इससे अवश्य आप सबको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।